मॉर्निंग। हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस में सीआरपीसी की हम बात करने जा रहे हैं, राइट। बहुत ध्यान से हमने बात की थी सिविल प्रोसीजर कोड की, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की बात की थी, और आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973 की, राइट। बहुत ध्यान से एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो सीआरपीसी या सीपीसी दोनों में से एक सवाल तो आता है, या दोनों का 4-4 नंबर का सवाल भी आ सकता है। मैक्सिमम वेटेज 12 मार्क्स का हो सकता है, राइट। ध्यान से हम बात कर रहे हैं सीआरपीसी की। सबसे पहली चीज़ तो सीआरपीसी का जो एक्ट है, एक्ट का ईयर क्या है हमारे पास 1973, बट एक्ट इफेक्टिव कब से हुआ था? 1 अप्रैल 1974 से एक्ट आपका इफेक्टिव हुआ था, एक बात, राइट। बहुत ध्यान से आगे जो सीआरपीसी का लॉ है ये बेसिकली बात करता है क्रिमिनल, जो भी आईपीसी में जो भी क्रिमिनल पनिशमेंट दिए हैं वहाँ पर उनके रिस्पेक्ट में प्रोविज़न है, कौन सी कोर्ट को कितना इम्प्रिजनमेंट देने का अधिकार है। ये डिस्कशन सेक्शन नंबर 28, 29 वगैरह में वहाँ पर है, ये हमको देखना है। हमको समन की बात करनी है जो सेक्शन नंबर 61 से है, वहाँ पर 61 से 69 तक। हमको वारंट की बात करनी है जो सेक्शन नंबर 70 में है। तो बहुत सारी चीज़ें हमको बात करनी है सीआरपीसी में, राइट। चल शुरू करें हम अपना एक्ट सीआरपीसी। पहली बात, द सीआरपीसी इज द जनरल लॉ। कौन सा लॉ है ये? जनरल लॉ है रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर्स एंड सबऑर्डिनेट टू आईपीसी। बहुत ध्यान से क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले क्रिमिनल अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है सबसे पहले आईपीसी की सेक्शंस लगते हैं, बट लॉ ने बोला है सब सीआरपीसी उसका सबऑर्डिनेट है, इसका भी रेफरेंस जाता है। पहली बात तो सीआरपी इज अ सबऑर्डिनेट टू आईपीसी, राइट। आगे फिर वहाँ पर फर्स्ट डेफिनेशन दी गई है ऑफेंस की, और ऑफेंस कहाँ पर है? सेक्शन 2N में है, राइट। सेक्शन 2 क्लॉज N में किस चीज़ का जिक्र है? ऑफेंस का जिक्र है। अब हमको याद रखना है तो सेक्शन 2 में हमेशा क्या होती हैं? डेफिनेशंस। ये हम सबको भली भांति पता है, बट हमको बात करनी है क्लॉज की। तो क्लॉज नंबर कौन सा है? N। अब यार याद कैसे रखें हम ये? तो मैंने कैसे याद रखा है? अरे भाई सीधी बात है, किसी पर्सन को आप पूछेंगे भाई तूने ऑफेंस किया है, तो वो यस बोलेगा या नो बोलेगा। तो नो का जो N है वो सेक्शन नंबर 2N है, राइट। बहुत ध्यान से फिर से आप बोलेंगे सर ये क्या तरीका हुआ? यही तरीका होता है सेक्शन नंबर याद करने का, और कोई तरीका नहीं होता है। तो कोई भी पर्सन को आपने बोला भाई तूने ये ऑफेंस करा, वो क्या बोलेगा? नो, मैंने ऑफेंस नहीं करा। तो N है तो सेक्शन नंबर क्या है हमारा? 2N है। तो ऑफेंस की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? 2N में। पहली बात, ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन। कुछ काम करा या कुछ काम करना था नहीं करा तो भी ऑफेंस मानेंगे। मेड पनिशेबल बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, राइट। बहुत ध्यान से फॉर एग्जांपल आपको कुछ काम करना था, आपने कुछ काम करा और उसके रिस्पेक्ट में कोई गलती हो गई और बड़ी गलती है, तो वो ऑफेंस होगा सीआरपीसी में। एक बात, आपको कुछ काम करना था नहीं किया तो भी वो क्या होगा? आपका ऑफेंस होगा। बहुत ध्यान से मेड पनिशेबल, और उस ऑफेंस को पनिश करा गया है इस लॉ में किसी न किसी सेक्शन में, उस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में पनिशमेंट है जो बनाया गया है। तो लॉ ने बोला इसको हमने बोला है ऑफेंस, और सेक्शन नंबर कौन सा आएगा? 2N। आगे, फॉलोइंग आर दी 4 एलिमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। 4 एलिमेंट्स हैं जिनको हमने ऑफेंस बोला है कि ऑफेंस में ये 4 चीज़ तो रहना ही चाहिए, राइट। फर्स्ट चीज़, पहली चीज़ क्या है? ह्यूमन बींग। कंपल्सरी जब भी ऑफेंस का हम जिक्र करेंगे कि ये एक्ट ऑफेंस है या नहीं है, तो देयर इज़ अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बींग का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, मेंसरिया, राइट। मेंसरिया मतलब क्या होता है सब? गिल्टी माइंड। मेंसरिया मतलब क्या होता है? गिल्टी माइंड की बात करें वो वाली चीज़ है वहाँ पर। थ्री से भी देखते हैं हम। सेकंड क्या है? एक्टस रिया, आपने उसके चीज़ ऊपर काम किया है। ध्यान रखना आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति है कि साहब मैं इसका खून कर दूंगा, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, तभी इसको हम बोलेंगे मेंसरिया, करेक्ट।
फॉर एग्जाम्पल कभी कभी होता है, हम मूवीज़ में भी देखते हैं कि साहब गलती से हो गया ऑफेंस, उसको ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, जानबूझकर ऑफेंस किया है तभी वो आएगा आपका। बहुत बार लॉ में, बहुत मूवीज़ में भी है कि भाई आपने कोई काम करा है, उसके पहले आपके मन में वो गलत काम करने की इच्छा होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड मेंस रिया, गिल्टी माइंड। एक्टस रिया, आपने उसके ऊपर काम करा और सामने वाले व्यक्ति को इंजरी हुई है, तो ये बोला है लॉ ने, ये क्या है आपका, ये है आपका ऑफेंस की डेफिनेशन और ऑफेंस के 4 एलिमेंट। सबसे पहला क्या है, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। सेकंड पॉइंट मेंस रिया, थर्ड पॉइंट एक्टस रिया, आपने उसके ऊपर एक्ट किया है, और फोर्थ पॉइंट क्या है, किसी पर्सन को इंजरी हुई है। तो ये 4 चीज़ें होंगी तभी हम बोलेंगे कि ऑफेंस हुआ है, एंड इट इज़ पनिशेबल अंडर दिस लॉ ऑफ CRPC। सेक्शन नंबर कौन सा हमारा, 2N। N कैसे याद हुआ, किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे भाई तूने ऑफेंस किया है, तो वो हाँ नहीं बोलेगा, वो ना बोलेगा, तो जो ना का जो N है वो सेक्शन नंबर 2N है, पहली बात। जो CRPC है इज एप्लीकेबल टू ऑल द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, पूरे के पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उस पर ये एक्ट लगता है। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1974। कब ये एक्ट आया हमारे पास, 1 अप्रैल 1974 को हमारे पास ये एक्ट आया है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ये एक्ट नहीं लगता, राइट। आगे बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब हम 2 अलग अलग डेफिनेशन की बात करें, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, बट हम ये डेफिनेशन स्टार्ट करें उसके पहले थोड़ा सा हम थ्योरी नोट से देख लें कि CRPC के बारे में क्या जिक्र है, बहुत ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन की बात करें, CRPC 1973 की हम बात करें, बहुत ध्यान से। इंट्रोडक्शन, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। एक चीज़ और, अगर आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है यूट्यूब हमारे चैनल का, तो प्लीज़ उसको प्रेस करें, क्योंकि आपको आगे के लेक्चर ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट। चलें। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 क्रिएट्स द नेसेसरी मशीनरी फॉर एप्रीहेंडिंग द क्रिमिनल्स, investigating the criminal cases, their trials before the criminal courts, and imposition of proper punishment on the guilty person। ये ओवरऑल मैकेनिज्म है, ये ओवरऑल तरीका है, स्ट्रक्चर है कि ये तरीके से इन चीज़ों के रिस्पेक्ट में CRPC में प्रोविजंस या सेक्शंस हैं, पहला पॉइंट। सेकंड, द कोर्ट इन्यूमरेट्स द हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। यहाँ पर कोर्ट ने आपकी कोर्ट का सीक्वेंस बताया कि भाई इतने ये ऑफेंस है, आप इस कोर्ट में जाएं, इतने का ऑफेंस है, आप इस वाले कोर्ट में जा सकते हैं। प्लस इसमें यह भी बताया है कि कौन से वाले कोर्ट को कितना पनिशमेंट, कितना इम्प्रिजनमेंट, कितना फाइन लगाने का अधिकार है। सेक्शन नंबर 29 की जब बात आएगी तब हम बात करने वाले हैं। In which different offences can be tried, and then it spells out the limit of sentences। limit of sentences मतलब imprisonment देने का अधिकार, which such courts are authorized to pass। जिस कोर्ट को अधिकार है पास करने का, उसकी हमने बात की है फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि भाई इन प्रोविजन, इन मैटर्स के रिस्पेक्ट में प्रोविजंस है। से फॉर एग्जांपल क्रिमिनल एक्टिविटी, उनको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, कोर्ट के सामने कैसे जाना है, पनिशमेंट कैसे होगा गिल्टी पर्सन का, ये सारी चीज़ें फर्स्ट पॉइंट में कवर है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इस एक्ट में हायरार्की ऑफ डिफरेंट कोर्ट दी गई है, डिफरेंट ऑफेंसेस दिए गए हैं, और कोर्ट की पावर दी गई है कि भाई आपको कितने तक का इम्प्रिजनमेंट देने का अधिकार है। ये कहाँ है आपका CRPC 1973 वाले एक्ट में। 2 बातें। तीसरी बात, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, ये जो पहले एक्ट था, वॉज रिपील्ड बाय द कोड ऑफ 1973, enacted by the Parliament on 25th January 1974 and made effective from 1st April 1974 so as to consolidate and amend the law relating to criminal procedure, right। क्रिमिनल प्रोसीजर के रिस्पेक्ट में ये वाले एक्ट के हमने बात करी है, जो पार्लियामेंट में कब रखा गया था, 25 जनवरी 1974, 25 जनवरी 1974 को पार्लियामेंट में रखा गया था, और इफेक्टिव कब से हुआ, 1 अप्रैल 1974 से। द CRPC इज एप्लीकेबल टू ऑल द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। CRPC सारी के सारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर अप्लाई होता है। It came into force on 1st April 1974. The act extends to
होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट। ये एक्ट पूरे के पूरे भारत पे लगता है, सिवा किस पे लगता है, जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगता है। फिर वो 370 वाला आर्टिकल भी ध्यान रखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे डेफिनेशंस, पहली डेफिनेशन है ऑफेंस की, बहुत ध्यान से। ऑफेंस कहाँ है, आपको सेक्शन नंबर भली भांति याद हो चुका है। ऑफेंस का सेक्शन नंबर है 2N, राइट। सेक्शन नंबर कौन सा है हमारे पास, 2N, जो बात कर रहा है ऑफेंस की। ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट, आपने कुछ काम करा एंड विच इज़ पनिशेबल अंडर दिस लॉ, या आपने कुछ काम नहीं किया, ओमिशन विच इज़ मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ for the time being in force and includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1971। इसमें भी अगर कंप्लेंट की गई है तो उसको भी हमने ऑफेंस की कैटेगरी में शामिल किया है। एक बात, if any person does a particular act or omit to do a particular act which is specifically punishable under any law duly passed law, it is said to be an offense। उसको हम ऑफेंस मानेंगे, कुछ काम किया है या कुछ काम नहीं किया। In second category, complaint made under section 20 of Cattle Trespass Act 1871 forms an offense। An offense is what the legislature classes as punishable। offense को हमने क्या बोला है, punishable होता है। mens rea मतलब guilty इज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट इन एवरी ऑफेंस। हर ऑफेंस में सब गिल्टी मेंस रिया होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट एंड प्राइमोस्ट कंडीशन टू प्रूव एन ऑफेंस, राइट। अगर आपको किसी भी चीज़ को ऑफेंस प्रूव करना है, सो लॉ ने बोला है ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए। एक बात, मेंस रिया इज जनरली नेसेसरी फॉर लायबिलिटी इन द क्रिमिनल लॉ। मेंस रिया मतलब क्या होता है, बैड इंटेंशन या गिल्टी माइंड इज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट इन एवरी ऑफेंस। याद रखना, अगर आपके मन में किसी को हानि पहुंचाने का नहीं है और फिर भी सामने वाले को नुकसान होता है, देन टू वो ऑफेंस नहीं है। ध्यान से, 2 कार में एक्सीडेंट हो गया, ये ऑफेंस नहीं है। आपको सामने वाले को मारने का नहीं था, आपका एक्सीडेंट हो गया, राइट, ये ऑफेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके मन में गिल्टी इंटेंशन नहीं है उस पर्सन के प्रति। 10, Unless an act is done with a bad intention, it will not be a criminally punishable। जब तक कि कोई ऑफेंस बैड इंटेंशन से ना किया जाए, फिर उसको हम क्रिमिनली पनिशेबल नहीं मानते हैं। It is derived from the Latin maxim actus non facet reun nis mens sit rea, the literal meaning of which is the act that does not make a person guilty unless the mind is also guilty। एक्ट गिल्टी नहीं होगा, एक्ट वो जो काम किया है वो गिल्टी नहीं होगा जब तक कि वो व्यक्ति की इंटेंशन गिल्टी ना हो। 10, मेंस रिया इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन एवरी क्रिमिनल ऑफेंस। हर क्रिमिनल ऑफेंस में मेंस रिया तो होना ही चाहिए। चले, अब हम बात करें आगे बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। सेकंड डेफिनेशन जो है हमारे पास, बहुत ध्यान से, सेक्शन 2A है। मीन्स एन ऑफेंस विच इज़ शोन एज अ बेलेबल। याद रखना सब वो ऑफेंस बेलेबल है जो कहाँ पर मेंशन है, शेड्यूल 1 में है ऑफ CRPC। अब बेल हेयर इज़ अ मैटर ऑफ अ राइट, आपको अधिकार दिया गया है बेल लेने का, राइट। आगे, बेलेबल ऑफेंस इज वन विच इज़ नॉट non-bailable offense is one which is not bailable, this depends upon the discretion of the court, right। ध्यान से, ये हमने बात करी है, ये एक बेलेबल की बात कर रहा है, बेलेबल ऑफेंस क्या होता है और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। ध्यान से, जनरली आपको उन केस में बेल मिल जाती है जो सीरियस नेचर के नहीं हैं, और आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब ऐसे ऑफेंस जिनमें आपको बेल भी नहीं मिलती, ज़मानत भी नहीं मिलती है। Essential element of bail, an offense has been committed, कंपल्सरी वो ऑफेंस होना चाहिए। A person is a guilty of offense, पर्सन क्या होना चाहिए, गिल्टी ऑफ ऑफेंस होना चाहिए। ऑफेंडर को हम क्या करेंगे, अरेस्ट करेंगे। द ऑफेंडर इज रिलीज फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द पुलिस, ऑफेंडर को हम रिलीज कर देंगे फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस। श्योरिटी एंड सिक्योरिटी आर टेकन फ्रॉम द ऑफेंडर। ध्यान से, अगर ऑफेंडर है वो कोई श्योरिटी देना चाहता है
तो रिलीज के हम आपको रिलीज़ भी कर सकते हैं, ध्यान से। ये हमने बात करी है सीआरपीसी में। क्या की डेफिनेशन है? बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस। और क्योंकि ये फर्स्ट डेफिनेशन है वैसे तो सेक्शन नंबर कौन सा आएगा? 2A आएगा, बहुत ध्यान से। चल, बेलेबल ऑफेंस की बात करें, सेक्शन नंबर कौन सा है? 2A है, बहुत ध्यान से। बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में जो सीरीज ऑफ पनिशमेंट है, सीरीज ऑफ क्राइम की लिस्ट दी गई है, उनके रिस्पेक्ट में बेलेबल है तो आपको अलाउड है। और मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या किसी लॉ में अगर बेलेबल, मतलब शेड्यूल फर्स्ट में नहीं है वो, बट फिर भी किसी लॉ में बेलेबल है तो यहाँ पर बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस अदर देन बेलेबल ऑफेंस। किसको छोड़कर? बेलेबल ऑफेंस को छोड़कर। बेल मीन्स, बेल का मतलब क्या होता है? रिलीज्ड ऑफ एक्यूज्ड, एक्यूज्ड मतलब दोषी व्यक्ति, फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द ऑफिसर ऑफ लॉ, जो गवर्नमेंट ऑफिसर है या हम बोले तो पुलिस ऑफिसर है, उसकी कस्टडी में से हम उसको छोड़ देते हैं। एंड उस पर्सन को entrusting him to the private custody of the persons who are surety to produce the accused to answer the charge at the stipulated time or a date। नॉन बेलेबल ऑफेंस में या फिर हम बोले तो बेल क्या होती है? तो बेल है एक तरह से हम उस पर्सन को एक प्राइवेट पर्सन की कस्टडी में छोड़ देते हैं और वो प्राइवेट पर्सन जिम्मेदार है, वो श्योरिटी है कि जब भी, जिस भी तारीख को, जिस भी दिन, जिस भी डेट पे, टाइम पे इस पर्सन को बुलाया जाएगा, आप इसको प्रेजेंट करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। ये होता है बेल। चलें, तो हमने फर्स्ट वाला चार्ट पूरा का पूरा देख लिया है। सीआरपीसी कब आया था ये हमने बात कर ली है। पार्लियामेंट में कब रखा था ये हमने बात कर ली है। चलें, अब पहले हम थ्योरी कंसेप्ट से देखते हैं बहुत ध्यान से। आगे आपके पास में डेफिनेशन अब बहुत इंपॉर्टेंट, एक है आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक है आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। बहुत ध्यान से, कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 2C में दिया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस 2C में है, बहुत ध्यान से। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट अ वारंट। याद ध्यान से, विदाउट अ वारंट मतलब यहाँ पर जो काम है वो सीरियस नेचर का होगा। सिर्फ फॉर एग्जांपल मर्डर की बात करी गई है, रेप की बात करी गई है, डकैती की बात करी गई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। बहुत ध्यान से, राइट, एक ध्यान से। ये कौन सा वाला ऑफेंस हुआ हमारा? ये हुआ हमारे पास कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात। इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल में जो मेंशन है वो या फिर किसी लॉ में बोला गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का सेक्शन नंबर 2L है हमारे पास में, बहुत ध्यान से। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर हैज़ अथॉरिटी टू अरेस्ट विद वारंट। आपको कंपलसरी वारंट होना चाहिए तो यहाँ पर आएगा। से फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी पर्सन के धर्म की के रिस्पेक्ट में कोई वैसी चीज़ है, कोई गलत प्रभाव हो रहा है, तो वो आपका आईपीसी का सेक्शन में वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, राइट। बहुत ध्यान से ये हम बात करें, एक है हमारे पास कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक है हमारे पास नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात, राइट। फॉर एग्जांपल सब मर्डर की बात करें तो आईपीसी की धारा 302 लगती है, सेक्शन 302 लगता है। और जब हम किसी पर्सन के रिलीजन की बात करें, डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, तो उसमें आईपीसी का सेक्शन 298 लगेगा। तो वो कौन सा आएगा? नॉन कॉग्निजेबल में जो 298 की बात करी एग्जाम्पल में आईपीसी में, और मर्डर की बात करी है तो वो होगा कॉग्निजेबल ऑफेंस जो 302 में आएगा, राइट। मूवीज़ में भी हम 302 सुनते हैं, धारा 302 के तहत। अब आगे क्वेश्चन, लेट्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला, अनिल alleges दैट भूषण, alleges मतलब क्या होता है? आरोप लगाना, दैट भूषण हैज़ कमिटेड सम ऑफेंस। अनिल ने बोला कि भाई भूषण ने कोई ऑफेंस किए हैं। द मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉन कॉग्निजेबल, और उनमें से मेजॉरिटी ऑफेंसेस क्या है? नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल मतलब विदाउट वारंट काम नहीं होता है, कंपल्सरी यू नीड टू हैव अ वारंट।
द स्टेशन हाउस ऑफिसर ऑफ द पुलिस स्टेशन वॉन्ट्स टू ट्रीट एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो उसको ट्रीट करना चाहता है कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल में आपको वारंट की ज़रूरत नहीं होती है। कैन दिस बी चैलेंज, राइट, ध्यान से। In order to be cognizable case, it would be enough if one or more, not ordinarily all of the offenses are, मतलब अगर आपके सीरीज ऑफ ऑफेंसेस हैं तो लॉ ने बोला एक या दो अगर कॉग्निजेबल हो गए तो सारे के सारे ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल की तरह विदाउट वारंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। As facts given in the case, majority offenses are non-cognizable, right? बहुत सारे offenses क्या हैं? Non-cognizable. That means other offenses are cognizable. जितने बचे offenses हैं वो सारे के सारे cognizable offense हो गए। Hence, such case will be treated as a cognizable case. तो उस case को हम क्या मानेंगे? Cognizable case मानेंगे। एक बात। Thus, the station house officer stand is correct and cannot be challenged. उसको आप challenge नहीं कर सकते। आगे कंप्लेंट की डेफिनेशन। कंप्लेंट की डेफिनेशन कहाँ पर है? सेक्शन 2D में है, बहुत ध्यान से। सेक्शन 2D में है। अरे भाई ये बताओ आपको, अगर हमने सेक्शन नंबर कौन कौन से याद कर लिए? सेक्शन नंबर हमने याद करा सबसे पहला वाला ऑफेंस। तो ऑफेंस के लिए कोई हाँ बोलेगा क्या? ना। तो सेक्शन नंबर 2N में ऑफेंस की बात है। सेक्शन 2A में कॉग्निजेबल ऑफेंस है। सेक्शन 2A में नहीं, बेलेबल ऑफेंस है। इसमें हमने देखा था, राइट, बेलेबल ऑफेंस है। सेक्शन 2 नॉन बेलेबल, बेलेबल ऑफेंस इसमें है आपका। फिर हमने बात की थी अभी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो कॉग्निजेबल 2C में है और 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और अभी हमने बात करी कंप्लेंट की, तो कंप्लेंट का सेक्शन नंबर कौन सा है? 2D। अब कंप्लेंट तो हम देते हैं सामने वाले को, अरे भाई कंप्लेंट तो हम देते हैं सामने वाले को। तो ये क्या हुआ हमारे पास? हिंदी पे मत जाए मेरी, राइट, ध्यान से। तो ये हुआ हमारे पास कंप्लेंट, राइट। कंप्लेंट, अरे भाई कंप्लेंट को हमको देना पड़ेगा किसी भी रिस्पेक्टिव कंसर्न ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर को, मजिस्ट्रेट को, किसी के सामने, तो उसको हमने कंप्लेंट बोला है। और सेक्शन नंबर कौन सा लगेगा? 2D। मीन्स एनी अलिगेशन। अलिगेशन मतलब होता है आरोप। मेड ओरली लगाया है, राइटिंग में लगाया है, किसको? मजिस्ट्रेट को। That some person whether known or unknown has committed an offense। किसी व्यक्ति ने, से फॉर एग्जाम्पल आप घर में सो रहे हैं साहब, किसी ने आपकी गाड़ी का कांच फोड़ के चला गया रात को, तो आपको पता है कौन चला गया? नहीं, बट फिर भी कंप्लेंट तो फाइल करोगे, तो सेक्शन नंबर 2D लगने वाला है। आपको पता है कि किसने कांच फोड़ा है तो भी 2D लगेगा, नहीं पता है तो भी 2D लगने वाला है, राइट। आता है न्यूज़ में आता है कि भाई अज्ञात लोगों के खिलाफ में ये कंप्लेंट फाइल करी गई है कोर्ट में, पुलिस थाने में। ये सब चीज़ें कंप्लेंट की कैटेगरी में आती हैं। सेक्शन नंबर कौन सा है? 2D। मीन्स एनी अलिगेशन मेड, कोई अलिगेशन लगाया है ओरली और राइटिंग में, किसको? मजिस्ट्रेट को। दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस। आगे, कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। कंप्लेंट में क्या शामिल नहीं होती है? पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होती है। मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट, वो कंप्लेंट का पार्ट नहीं होती है। सेक्शन नंबर 2D है जो बात कर रहा है कंप्लेंट की। कंप्लेंट मीन्स एनी अलिगेशन मेड orally or in writing to a magistrate with a view to taking his action under this code that some person whether known or unknown has committed an offense. However, a complaint does not include a police report. Complaint में क्या शामिल नहीं है? पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। Explanation. If a report is made by the police officer in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offense, the same is deemed to be a complaint, and the police officer by whom such a report is deemed to be a complaint, right? And the police officer by whom such a report is made is deemed to be a complaint. Again, a complaint is a
इन अ क्रिमिनल केस इज व्हाट अ प्लेंट इन अ सिविल केस। सिविल केस में जो वो प्लेंटिफ है जो अपने क्लेम फाइल करने के लिए डॉक्यूमेंट देता है, इट इज कॉल्ड प्लेंट। क्रिमिनल में उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लेंट। Only allegation made orally or in writing would constitute a complaint if the following conditions, 4 conditions are fulfilled. पहली point, it must be made to a magistrate and not to a judge। आपको ये कंप्लेंट किसको लगानी है? मजिस्ट्रेट को लगानी है, ना कि जज को। इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू डेट मजिस्ट्रेट में टेक एक्शन। हमें क्यों लगानी है साहब? ताकि मजिस्ट्रेट क्या ले, इसके ऊपर एक्शन ले। दूसरी बात, सच एक्शन मस्ट बी अंडर दिस कोड, CRPC में होना चाहिए एक्शन, एंड इट मस्ट अलेज द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। राइट, ध्यान से, ये 4 चीज़ें होंगी तभी उसको हम कंप्लेंट मानेंगे। कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कंप्लेंट का। अ petition addressed to a magistrate containing an allegation that an offence has been committed and ending with a prayer that the culprit be suitably dealt with this complaint। मोहम्मद यूसुफ वर्सेस अशफाक जहान की बात करी गई है। A complaint in a criminal case is what a plaint in a civil case, ये हम बात कर चुके हैं। The requisite of complaint are, पहला ओरल और राइटिंग में होना चाहिए। Some person knowing unknown has committed, it must be made to a magistrate। और क्यों करना है आपको? ताकि मजिस्ट्रेट क्या ले, उसके ऊपर कोई एक्शन ले। तो सेक्शन नंबर 2D में काहे का जिक्र है आपका? कंप्लेंट का। सेक्शन नंबर 2N में काहे का जिक्र था? ऑफेंस का। सेक्शन नंबर 2A में बेलेबल नॉन बेलेबल की बात करी गई है। सेक्शन नंबर 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात, और सेक्शन नंबर 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करी गई है। तो ये 5 तरह के सेक्शंस अभी तक हमने याद किए हैं। और आपका ये एक्ट कब आया है? ये एक्ट आया है साहब 1973 में। एप्लीकेबल कब से हुआ? 1 अप्रैल 1974 से। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन है, वो है सेक्शन 2H में इन्वेस्टिगेशन की। अब ये बताओ यार, अगर ऑर्डर दिया गया इन्वेस्टिगेशन का, तो इन्वेस्टिगेशन होगा कि नहीं होगा? इन्वेस्टिगेशन तो होगा ही। इट मीन्स द प्रोसीडिंग वेयर एविडेंस आर कलेक्टेड एंड ऑफेंसेस आर इन्वेस्टिगेटेड इज डन बाय अ पुलिस। इट मीन्स द प्रोसीडिंग वेयर एविडेंस आर कलेक्टेड, ये कार्रवाई है जहाँ पर एविडेंस कलेक्ट करते हैं एंड ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, इज डन बाय अ पुलिस। आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग अ रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द कोर्ट। और पूरा का पूरा इंस्पेक्शन हो जाए उसके बाद एक रिपोर्ट हम किसको सबमिट कर देंगे साहब? एक पुलिस वाले को सबमिट कर देंगे। ये बात करी हमने इन्वेस्टिगेशन की। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स, कुछ स्टेप्स इसमें शामिल हैं। पहला, प्रोसीडिंग दी स्पॉट, उस जगह जाना जहाँ पर वो चीज़ हुई है, ऑफेंस हुआ है। असर्टेनिंग ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द सस्पेक्टेड पर्सन, जो व्यक्ति आपको लग रहा है उसको हम क्या करेंगे साहब? डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द सस्पेक्टेड पर्सन। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? सिर्फ और सिर्फ एविडेंस कलेक्ट करना। आपको कोई डिसीजन नहीं सुनाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट के सामने पेश करना है। आगे फिर 3 तरह की टर्म्स होती हैं, एक होता है इन्वेस्टिगेशन, एक होता है इंक्वायरी और एक होता है ट्रायल। तीनों में क्या डिफरेंस है? इन्वेस्टिगेशन मतलब प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस बाय पुलिस, इसको हम बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन। कंडक्टेड, इंक्वायरी कौन करवाता है? मजिस्ट्रेट। ये कौन करता है? पुलिस। और ट्रायल मतलब प्रोसेस टू क्वेश्चन गिल्टी एंड इनोसेंस, आप दोषी हैं या नहीं हैं, वो जो कार्रवाई होती है दैट इज कॉल्ड ट्रायल स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या है आपकी? इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड स्टेज क्या है? इंक्वायरी। और लास्ट स्टेज क्या है? ट्रायल। ऑब्जेक्टिव, एविडेंस आइडेंटिफाई करना, वेदर ऑफेंसेस नीड्स टू बी पुट अपॉन ट्रायल और नॉट, ये इंक्वायरी करना, और यहाँ गिल्ट है या नहीं है ये डिसाइड करना है। डेफिनेशन 2H में दी गई है, 2G में है, और ये डिफाइंड नहीं है CRPC में। ट्रायल डिफाइंड नहीं है CRPC में। राइट, चले थ्योरी की बात करें तो सेक्शन नंबर 2H और 2G काय की बात कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी की रिस्पेक्टिवली। ध्यान से,
Investigation includes all the proceeding for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person who is authorized by the magistrate in this behalf. Inquiry. Inquiry means every inquiry other than a trial conducted by a magistrate or a court. Inquiry means every inquiry other than a trial conducted by the magistrate. मजिस्ट्रेट जो ट्रायल कर रहा है उसको छोड़कर हमने बोला है इसको इंक्वायरी. कोई मजिस्ट्रेट या कोर्ट को छोड़कर उसको हमने बोला इंक्वायरी. The three terms, the investigation, inquiry and trial. First stage, second stage or final stage. First stage is reached when a police officer investigates into the case. If he forms an opinion that an offence has been committed, तो वो अपनी रिपोर्ट किसको भेज देगा? मजिस्ट्रेट को. इन द सेकेंड स्टेज फिर बाद में मजिस्ट्रेट क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा. इफ prima facie no case is made out, he dismiss the complaint or discharge the accused. और इफ द मजिस्ट्रेट इज ऑफ अ कॉन्ट्ररी ओपिनियन, मतलब वो मानता है कि ऑफेंस हुआ है, he frame charges and call upon the accused to plead to the same. Final stage is reached when the charge is framed. वो प्रॉपर तरीके से फ्रेम होने और मजिस्ट्रेट में then try the case himself or commit it for a trial to the court of session या high court as the case may be. आगे हम बात करें डिफरेंस बिटवीन है इन्वेस्टिगेटिंग एंड इंक्वायरी में. बहुत ध्यान से, ये होती है फर्स्ट स्टेप, ये होती है सेकंड स्टेप. दोनों के सेक्शन नंबर लिखने का भी हमारे पास एक ऑप्शन है कि भाई ये 2H है और ये 2G है. इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस. याद रखना मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस. यहाँ पर आपको ये आइडेंटिफाई नहीं करना ये व्यक्ति दोषी है या नहीं है. उस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में जो भी हुआ है आपको मेन कंसर्न है कि भाई एविडेंस कलेक्ट करें, ये हमारा मेन कंसर्न है. कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ. पुलिस ऑफिसर करेगा या मजिस्ट्रेट ने जिस व्यक्ति को ऑथराइज करा है वो इन्वेस्टिगेशन करेगा. इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी किसको छोड़कर? अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट. उसकी एक स्टेप पहले, ट्रायल की एक स्टेप पहले को हम क्या बोलेंगे? इंक्वायरी. व्हाट इज टू बी डन? इन्वेस्टिगेशन रिप्रेजेंट्स एन अटेम्प्ट टू कलेक्शन ऑफ एविडेंस. और ये इंटरोगेशन में काम में आता है, पूछताछ करते हैं हम सामने वाले से. एम, द एम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट एविडेंस. बार बार हम वही बात कर रहे हैं. An inquiry aims at determining the truth or falsify of certain facts. Judicial, non-judicial. An investigation is never judicial. An inquiry may be judicial or non-judicial. दोनों चीज़ें हो सकती हैं, judicial भी और non-judicial भी. चल, ये हमने चार्ट से हमने 2-4 डेफिनेशन देखी हैं. थ्योरी नोट से और कवर करते हैं. एक है अगली डेफिनेशन है जिसका जिक्र है जुडिशियल प्रोसीडिंग. जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ. जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल मतलब कोर्ट की बात करी, प्रोसीडिंग मतलब कार्रवाई. जुडिशियल प्रोसीडिंग कोर्ट की वो कार्रवाई है जिसमें हम क्या करते हैं? सब एविडेंस कलेक्ट करते हैं या फिर हम उनको ओथ पर लेते हैं, शपथ वगैरह खिलाकर. राइट, चले ध्यान से. नेक्स्ट डेफिनेशन है प्लीडर की एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर की. प्लीडर सेक्शन 2Q में है. विद रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इट मीन्स अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू प्रैक्टिस इन सच कोर्ट एंड इंक्लूड्स एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड विद द परमिशन ऑफ कोर्ट टू एक्ट इन सच प्रोसीडिंग. उसको हम क्या बोलते हैं? प्लीडर. It is an inclusive definition and a non-legal person appointed with the permission of court will also be included. उस व्यक्ति को भी इसमें हम शामिल करेंगे. Public prosecutor means any person appointed under section 24 and includes any person acting under the directions of the public prosecutor. उसको हम public prosecutor की कैटेगरी में आइडेंटिफाई करेंगे. राइट, बहुत ध्यान से.
अब ये तो हमने डेफिनेशन की बात करी है, एक है हमारे पास किस चीज़ की डेफिनेशन है, प्लीडर की, और एक डेफिनेशन किस चीज़ की हमारे पास, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, राइट। बहुत ध्यान से, public prosecutor, though an executive officer in a larger sense, also an officer of the court, and he is bound to assist the court with his fair views and fair exercise of his function, right। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को क्या करना पड़ेगा, आप एक कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड पर्सन हो और आपको अकॉर्डिंगली उस तरीके से काम करना पड़ेगा, राइट। ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। चलें, ये हमारे पास डेफिनेशन का जिक्र था जो हमने बात करी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आने वाला है, वो बात करेगा आपसे समन एंड वारंट की। फिलहाल हम नॉन बेलेबल और पहले हम समन वारंट स्टार्ट करें, उसके पहले हम या पहले डेफिनेशन पार्ट हम देख लें। समन का प्रोसीजर बाद में आएगा, वारंट का बाद में आएगा। डेफिनेशन देख लें बस हम। समन के डेफिनेशन सेक्शन 2W में है। समन केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। बहुत बढ़िया। समन केस वो केस है जो ऑफेंस से रिलेटेड है, जो वारंट नहीं है। अब सवाल आता है वारंट केस क्या होता है। तो वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। मतलब 2 साल से कम का अगर कोई ऑफेंस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका समन केस। लेस देन लिख दो, वो ज़्यादा इजी है यार। लेस देन 2 years का है तो समन आएगा, 2 साल से ज़्यादा का है तो वो वारंट में तब्दील हो जाएगा। चलें, हम डिफरेंस बिटवीन की बात करें, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। Bailable offense and non-bailable offense. A bailable offense is an offense which is shown as a bailable in the first schedule to this code and which is made bailable by any law. Non-bailable offense means offense other than bailable offense. इसको छोड़कर सारे के सारे non-bailable offense. Example. The first schedule to the CRPC gives a list of bailable offense such as so far rioting, being a member of any unlawful assembly, bribery, वो आपका रिश्वत वगैरह देना, वो सब बेलेबल ऑफेंस में आता है। नॉन बेलेबल में मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, काउंटरफिटिंग कॉइन्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें नॉन बेलेबल ऑफेंस में आता है। सीरियसनेस, बेलेबल ऑफेंस आर लेस सीरियस, नॉन बेलेबल आर मोर सीरियस। Cognizable, non-cognizable. Bailable offences are generally non-cognizable and non-bailable offences are generally cognizable. IPC. If an offence which is punishable with imprisonment for less than 3 years with fine only it is a bailable. A non-bailable offence is one which is punishable with a death penalty. मतलब बेल नहीं मिलेगी, सीरियस नेचर का है भाई, मोर सीरियस। एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और मोर, 3 साल से ज़्यादा के लिए अगर आपको मिल रहा है तो वो नॉन बेलेबल में आएगा। अरेस्ट, पुलिस ऑफिसर इज ऑथराइज टू अरेस्ट विद वारंट, और यहाँ विदाउट वारंट, सीरियस नेचर का है। मर्डर करके भाग गया तो क्या वारंट लेने जाओगे पहले क्या। नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बीच में। फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। पहला मीनिंग है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर कैन मेक अरेस्ट विद वारंट। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट। कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, तो हम बोल सकते हैं क्या, कॉग्निजेबल बहुत सीरियस नेचर के हैं और एक तरह से ये नॉन बेलेबल भी हो सकते हैं, ये लिखा है, बहुत बढ़िया। और ये बेलेबल होता है, लेस सीरियस, मोर सीरियस, विद वारंट, विदाउट वारंट। ये 4 तरह के पॉइंट हैं हमारे, और सेक्शन नंबर का रेफरेंस लिख दें एग्जाम में, आपका काम खत्म। चल, तो ये तो हमने बात करी है किस चीज़ की, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात है हमारे पास, राइट। चल, अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारे पास वो सेक्शन नंबर 29 आएगा। चल,
हम ये डिफरेंस बिटवीन वारंट केस और समन केस को हम जब एक्चुअल में पढ़ लेंगे, सेक्शन नंबर 61 से लेकर 69 तक समन केस की बात करी गई है, और फिर वारंट केस सेक्शन नंबर 70 से लेकर, इसको हम जब पढ़ेंगे डिफरेंस को, जब हम टॉपिक पढ़ लेंगे, राइट। फॉर द टाइमिंग हम इसको स्किप कर रहे हैं। आगे, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। फॉलोइंग आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। पहला, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और एंड इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। ये सारी कोर्ट की हमने बात करी है क्रिमिनल कोड के रिस्पेक्ट में। एक बात, पावर ऑफ अ कोर्ट टू पास सेंटेंस, राइट, बहुत ध्यान से, बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। आप चाहो तो वेरी 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 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलोइंग आर द पावर ऑफ अ कोर्ट टू पास सेंटेंस। फॉलोइंग आर द पावर ऑफ अ कोर्ट टू पास सेंटेंस, सेक्शन 28 29 की बात करेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट 29 है। 28, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट को पावर क्या है, सेंटेंस दैट कैन पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय द लॉ। जो भी लॉ ने बोला सब सेंटेंस पास कर दो। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की बात करें, कैन पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। हाउएवर, अगर आपको डेथ सेंटेंस देना है तो परमिशन किसकी लेनी पड़ेगी, हाई कोर्ट की। असिस्टेंट सेशन जज की बात करें, ये कोई भी इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, बट मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितना देगा ये बंदा, 10 साल का। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास 3 साल तक का, फाइन 10,000 रुपये या दोनों। सेकेंड क्लास वाला 1 साल 5,000 रुपये का फाइन या दोनों। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल द पावर ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, राइट। इन सब की बात करी है इन्होंने। चलें हम कुछ सवाल देखें, बहुत ध्यान से फिर से बात करें। हाई कोर्ट एनी सेंटेंस, सेशन जज एडिशनल वाला दे सकता है, डेथ देना है तो हाई कोर्ट की परमिशन लो। असिस्टेंट की बात है 10 साल है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है 7 साल है। फर्स्ट क्लास 3 साल है, सेकंड क्लास 1 साल है। और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को shall have all the power of chief judicial magistrate, magistrate of first class, magistrate of second class। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद काम के। अश्विन इज चार्ज फॉर अ मर्डर ऑफ ब्रजेश। अश्विन ने भाई ने किसका मर्डर कर दिया, ब्रजेश का। द चार्जशीट इज फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने केस फाइल कर दिया, ये बंदे के सामने। Who passed an order of sentencement for life, for life का दिया, पॉसिबल है क्या, ना, 10 साल। अश्विन एंगेजेस यू एज अ एडवोकेट, बहुत बढ़िया, एडवाइज द कोर्स ऑफ एक्शन टू अश्विन गिविंग रीजन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29 of the CRPC, Chief Judicial Magistrate is competent to pass for a term exceeding 7 years imprisonment. Hence, Ashwin can file appeal. अपील फाइल कर दे, वो भी 7 साल के लिए, कि भाई इनको 7 साल तक का अधिकार है बस, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 3, कैन मजिस्ट्रेट अवॉर्ड इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन अंडर द CRPC। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट सेक्शन नंबर कौन सा है, 30 की बात करी गई है, बहुत ध्यान से। द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में अवॉर्ड एडिशनल इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर 10,000 5,000 का फाइन लगाया गया, बंदे ने पे नहीं करा तो क्या, तो आपको एडिशनल फाइन के बदले में आपको एडिशनल इम्प्रिजनमेंट लगेगा। हाउएवर द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offence. The imprisonment awarded under this section may be in addition to the substantive sentence of imprisonment for a maximum term awardable by the magistrate under section 29. Question number 4. A magistrate of first class pass a sentence of imprisonment for a term of 3 years कर सकता है with a fine of 10,000. In case of failure to pay fine, additional term 1 साल का, the convict feel aggrieved by the sentence, can he prefer an appeal against the judgment? ठीक है, 3 साल 10,000 रुपये दोनों, ठीक है, 1/4 of the imprisonment ये है। In the present case,
द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कैन इन्फ्लिक्ट सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 3 years एज पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। देयर आफ्टर द टर्म एडिशनल इम्प्रिजनमेंट विच कैन बी अवॉर्डेड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। सब फाइन नहीं दिया तो हम आपको एडिशनल इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं, कैन नॉट बी मोर देन 1/5 of 3 years, दैट इज 9 months। द टर्म ऑफ एडिशनल इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन कैन नॉट एक्सीड 9 months। 36 महीने का डिवाइडेड बाय 1/4 करा तो 9 months आया। हैंस द एक्यूज इज एडवाइज टू चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंगली। क्योंकि वो बंदे ने एडिशनल 1 साल का दिया, नहीं आप मैक्सिमम 9 months का दे सकते हैं सेक्शन नंबर 30 के अकॉर्डिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। अब मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट 3 साल का 10,000 तक का फाइन इन लिeu ऑफ नॉन पेमेंट एंड एडिशनल इम्प्रिजनमेंट 1 साल का देना अलाउड है क्या? अपील कर सकता है, कर सकता है। विल द सिचुएशन चेंज इफ द सेंटेंस इज पास बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट? गिव आंसर इन सपोर्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। ये है 1/4 से ज़्यादा नहीं दे सकते, मतलब 9 months का। येस सिचुएशन विल चेंज, क्योंकि इनको अधिकार है देने का, शैल नॉट एक्सीड। तो वहाँ 7 साल का है और 7 साल का 1/4 निकाला तो 21 महीने के आसपास आया आपका। चल तो ये हमने बात करी है यहाँ तक। अब इसका हम चार्ट से देखें, चार्ट से क्या कंसेप्ट है। सेक्शन नंबर पहले इस बार हमने थ्योरी से पढ़ लिया क्योंकि वहाँ टेबुलर प्रेजेंटेशन था। पावर ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, these may be impose fine or can award punishment according to death sentence. The power of high court, supreme court are accessible in original and appellate। मतलब डायरेक्टली केस इनके सामने लगा तो यहाँ पर आएगा, या appellate jurisdiction का आएगा, अपील हो के तो भी यहाँ आएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज को दे में इम्पोज डेथ सेंटेंस बट सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय हाई कोर्ट। पावर ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 7 साल है। फर्स्ट क्लास को 3 साल है, 10,000 है। सेकंड क्लास को 1 साल का इम्प्रिजनमेंट है और लगा सकता है फाइन कितना है 5,000 रुपये तक का। और सेक्शन नंबर कौन सा है आपका 33। क्या बोल रहा है? पनिशमेंट इन लिeu ऑफ फाइन। बंदे ने 10,000 पे नहीं करा तो वो बोल रहा था अब तो फाइन लगा दो, एक्स्ट्रा इम्प्रिजनमेंट दे दो हमें। इम्प्रिजनमेंट इन लीन ऑफ फाइन या इन लिeu ऑफ फाइन और 1/4 of total imprisonment, that is power of the court। Original statement plus less than equal to total imprisonment, that is power of the court। imprisonment for non payment of fine, ये हमने बात यहाँ पर की है। और ये हमारे पास सेक्शन नंबर कौन सा है यार? सेक्शन नंबर 29 है। बहुत ध्यान से हमने कौन कौन सी बात की है? हमने बात करी है एक्ट कब आया? 1 अप्रैल 1974 को। वैसे कब एक्ट का नंबर क्या है? 1973 CRPC। एक बात फिर हमने बात करी डेफिनेशन की, तो ऑफेंस का सेक्शन 2N है, राइट। फिर हमने बात करी कॉग्निजेबल की, फिर हमने बात करी नॉन कॉग्निजेबल की, बेलेबल की, नॉन बेलेबल की, कंप्लेंट की, 2D की बात करी हमने। याद रखना 2N ये हो गया आपका, 2L है, 2C है। ये सारे सेक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे। इंक्वायरी का सेक्शन है आपके पास, इन्वेस्टिगेशन का सेक्शन है 2H 2G। और फिर हमने बात करी है सेक्शन नंबर 29 की, राइट। बहुत ध्यान से यहाँ तक हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया है CRPC का, राइट। चलो थैंक यू।